हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। सितंबर 2025 सीए फाइनल एफआर का जो आपका पेपर था उसके सजेस्टेड आंसर इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट थे, हाउ डू वी अप्लाई देम इन देयर क्वेश्चन। अकॉर्डिंगली शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले आते हैं आपके पास एमसीक्यूज। पहला केस सिनेरियो है, सौम्या लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है वेरियस पेपर प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑन 1 जून 2024। सौम्या लिमिटेड सोल्ड करता है मशीनरी कितने की 42,02,230 टू अ न्यू कस्टमर। टू गेट इनटू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बनाने के लिए उसने आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसको प्रोवाइड फॉर करी है, वो भी मुफ्त के अंदर अगले 4 सालों के लिए। और आफ्टर सेल सर्विस की फेयर वैल्यू कितनी है 7,41,570। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मशीनरी कितने की बेची, तो देखो जी, मशीन थी 42,02,230 की, और जो सर्विसेज थी वो कितने की थी 7,41,570। टोटल होता है 42,02,230 प्लस 741,570, तो 49,43,800। अब जो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है वो था 42,02,230। आप इसको किसकी रेशो में बांट दोगे? सर हम इनको इसकी फेयर वैल्यू की रेशो में बांट देंगे। तो 42,02,230 डिवाइडेड बाय 49,43,800 इंटू, सॉरी 42,02,230 डिवाइडेड बाय 49,43,800 इंटू 42,02,230, 35,71,896 की ये हो गई, माइनस 42,02,230 अगर कर दूं तो 6,30,334 की सर्विसेज हो गई। तो मशीनरी कितने की बिकी? मशीनरी पे रेवेन्यू बुक करोगे इतने का, और सर्विसेज पे रेवेन्यू बुक करोगे इतने का। सौम्य लिमिटेड के पास 5,000 पैकेट्स भी थे ऑफ कंप्यूटर पेपर इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2025 रिकॉर्डेड, जिसका कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू कितनी की आ रही है 340 की। मार्केट प्राइस कितना है 280 का है, एट विच पैकेट कुड बी सोल्ड। सौम्य लिमिटेड के पास सेल कॉन्ट्रैक्ट है 2760 पैकेट के, जो कि है 380 के हिसाब से, और 20 रुपए की सेलिंग कॉस्ट भी लगनी है। हाँ, तो अगर आपको वैल्यूएशन पूछी जाए तो आप बोलोगे जो 2760 के पैकेट्स हैं वो होंगे कितने पे? 380 माइनस 20, 360 पे। और जो बैलेंस 5,000 माइनस 2760 वो कितने पे होंगे? ये यानी कि 2240, ये कितने पे होंगे? 340 और 260, इनका नेट लोगे ना 260, विच एवर इज लोअर, तो वो होंगे 260 पे। तो 2760 इंटू 360, ये होता है 9,93,600, और 2240 इंटू 260 ये होता है 5,82,400, प्लस 9,93,600 ये होता है 15,76,000। ये आपकी टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू आती है। मेरे हिसाब से ये जो हमने 2760 को वैल्यू करा है, इसको आपको फर्म कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं करना था, इसको फर्म कॉन्ट्रैक्ट और कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करना था, क्योंकि हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपना फ्यूचर का रेवेन्यू बुक नहीं करते। बट अगर आप वो वैल्यूज लेते हो तो आपका कोई भी ऑप्शन जो है वो टिक नहीं होता, तो फिर इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू ली है। बट मेरे हिसाब से वो विच एवर इज लोअर पे ही जाना चाहिए था। Sawmill Limited bought 100 crores of land at 30 June 2024 for growing bamboo to be used for the paper production। 1 अक्टूबर को सॉम्य लिमिटेड ने परचेज करे 10 डॉग्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अफोरसेड लैंड। तो जो डॉग्स खरीदे हैं, डॉग्स आपके एग्रीकल्चर होते ही नहीं है, तो इंड एस 41 इन पे नहीं लगता, क्योंकि ये एग्रीकल्चर ही नहीं होते हैं, ये आपको कुछ प्रोड्यूस करके नहीं देते हैं। सौम्या लिमिटेड एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स इंटरनल यूज कॉस्टिंग 3,20,000। अमाउंट पेड कैसे करना है? 1 लाख तो अभी देना है, 1 लाख रुपए अभी देना है, 2,20,000 1 साल के बाद देने हैं, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय जो भी डिस्काउंट रेट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का है 10% का, तो डिवाइड बाय 1.10, तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 लाख ही आ जाएगा। और परचेज टैक्स कितना है? 24,000 का परचेज टैक्स है, एंट्री टैक्स 10% है, लीगल फीस 42,000 की लीगल फीस है। तो 1 लाख प्लस
2 लाख प्लस 24,000 प्लस 42,000, तो 3,66,000 ये आपका टोटल आ जाएगा। सौम्य लिमिटेड ऑब्टेन करता है टर्म लोन 50 लाख का ऑफ फ्रॉम वुड कॉर्पोरेटिव बैंक 18-19 में, और पे करता है 1% प्रोसेसिंग फीस, कमिटमेंट चार्जेस। फिर दोबारा से वो मई में फ्रेश लोन लेता है 30 लाख का आयरन कॉर्पोरेटिव बैंक से टू पे ऑफ द ओल्ड लोन टेकन फ्रॉम वुडन कॉर्पोरेटिव बैंक। कंपनी ने 20,000 रीपेमेंट प्रीमियम पे करा है टू वुडन कॉर्पोरेशन, और बैंक की 1% प्रोसेसिंग फीस भी पे करी है। सौम्य लिमिटेड परचेज करता है बिल्डिंग इन चंडीगढ़ ऑन 1 सितंबर 23 फॉर एडमिन पर्पस एंड डिस्क्लोज एट अ पीपी, बिल्कुल ठीक है। ड्यू टू सम पॉलिसी चेंज ऑफ द गवर्नमेंट उसने रिलोकेट कर दिया अपना ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर, और फिर उसने उस बिल्डिंग को लीज कर दिया, यानी कि वो क्या बन गई, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। हाउ मच रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स फॉर सौम्य लिमिटेड फॉर द मशीनरी सोल्ड। मशीनरी सोल्ड के लिए हमने कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा था, 35,71,896 का। 35,71,896 इज योर करेक्ट आंसर। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी कितनी है, 15,76,000, 15,76,000। परचेज ऑफ डॉग बाय सौम्य लिमिटेड विल नॉट फॉल अंडर इंड एस 41, करेक्ट है। इंड एस 41 अप्लाई टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट नॉट प्रायर और सब्सिक्वेंट टू हार्वेस्ट, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, तो ये तो गलत है भाई, ये इसकी एक्सप्लेनेशन ये तो नहीं है। डॉग्स जो हैं वो बाहर है क्योंकि वो कुछ प्रोड्यूस करके नहीं देते, तो ये गलत है। 1 is ट्रू बट 2 is फॉल्स, ये भी गलत है। ये तो क्योंकि ये स्टेटमेंट तो सही है, 1 is फॉल्स ये भी गलत है। सही आंसर क्या है, ये बोथ 1 and 2 आर ट्रू बट 2 is नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आपने कितने का निकाला था सर, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर निकल करके आया था 3,66,000 रुपए का, तो 3,66,000 का। अनअमोर्टाइज प्रोसेसिंग फीस ऑफ ओल्ड लोन को आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हो। सौम्य लिमिटेड शुड रिक्लासिफाई द लीज बिल्डिंग फ्रॉम पीपीई टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक बात है। चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन पर्पस फॉर विच इट हेल्ड इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये गलत है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वो नहीं होती, तो 1 is ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। 1 is ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो हमने आंसर क्या दिए 6 क्वेश्चन हो गए, हमने दिए डी, ए, बी, सी, सी, सी। ये आंसर डी, ए, बी, सी, सी, सी। आगे बढ़ना है 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है किस चीज का, वट विल द अमाउंट शेयर बेस्ड पेमेंट का आपको बताना है। ऊपर शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में डिटेल दे रखी है। 15,000 इक्विटी शेयर, 15,000 आपने इक्विटी शेयर ऑप्शन दिए, 3,000 एम्प्लॉयज़ को दिए, 15,000 दिए, 3,000 एम्प्लॉयज़ को दिए। 2027 में वेस्ट होने, अप्रैल 2023 में दिए, तो 4 ईयर्स हो गए। प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय रिमेन एम्प्लॉयमेंट, 26 तक उसको एम्प्लॉयमेंट में रहना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2023 डायरेक्टर ऑफ हंस एस्टिमेट दैट 80% ऑफ की एम्प्लॉय वुड सेटिस्फाई द वेस्टिंग कंडीशन। ये कब लग रहा है उसको, अप्रैल के अंदर लग रहा है। आप तो निकालोगे मार्च 24 का खर्चा है, तो मार्च 24 में लग रहा था 82 और मार्च 25 में लग रहा था 92, तो यहाँ पे लग रहा था 82% चांस है, और यहाँ पे लग रहा था 92% चांस है। एम्प्लॉय 3,000 यहाँ पे भी है और 15,000 यहाँ पर भी है, और क्योंकि ये इक्विटी है तो आप 1 अप्रैल की फेयर वैल्यू लोगे 3 रुपये और 3 रुपये, मल्टीप्लाई करो 15,000 इंटू 3,000 इंटू 3 इंटू 82%, सॉरी 15,000 इंटू 3,000 इंटू 0.82 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये होता है, खर्चा आता है आपका 2767,500 का, ये खर्चा आता है पहले साल का। 15,000 इंटू 3,000 इंटू 92% इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, और ये वाला खर्चा आता है आपका 62,10,000,000। इसमें से माइनस कर दो 27,67,500 माइनस कर दोगे तो आपका करंट ईयर का खर्चा आ जाएगा 27,67,500, ये आता है 34 लाख, 34 लाख नहीं 344,25, 34 लाख नहीं 344,25, दिस इज द आंसर। फिर उसके बाद 1 सितंबर 2024 को द लोकल स्टैट्यूट वाज पास which necessitate Hans Limited to undertake modification to its automotive accessory to enable reduction of harmful emission. The modification should have been completed by 31st of January तक हो जाना था, और उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट और टू हंस कितनी है, 50 लाख। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाय 31 मार्च 2025 none of the accessory has been modified although they continue to be used. It is quite likely that Hans will fine 3 lakh per month for the illegal use of its accessory. तो भाई 31 जनवरी तक हो जाना था,
और 3 लाख रुपए पर महीने का उसको दंड भुगतना, पेनल्टी भुगतना पड़ेगा। तो फेब और मार्च का खर्चा खड़ा हो गया, प्रोविजन खड़ा हो गया 3 लाख रुपए महीना, तो 6 लाख रुपए का तो ये प्रोविजन खड़ा हो जाएगा। दे एक्सपेक्ट दैट पेनल्टी विल पे वेरी शॉर्ट, क्योंकि लीगल एक्शन उनके खिलाफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ फाइन फॉर इलीगल यूज ऑफ ऑटोमेटिव, तो था 6 लाख रुपीज। 1 अप्रैल को हंस लिमिटेड इशू करता है प्रेफरेंस शेयर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। होल्डर कैन हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट दिस प्रेफरेंस शेयर टू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट एनी टाइम अप टू अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर कैन कैरी कूपन 6% का पेपर एट द एंड ऑफ ईयर, और बिना इसके 9% का रेट है। तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी डेट की और इक्विटी की। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखोगे कि इंटरेस्ट की पेमेंट 0.6 लाख, 6% ऑफ 10 लाख इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना परसेंट, 9%, कॉमा 3 सालों का बॉन्ड है, हाँ पीरियड ऑफ 3 ईयर प्रेफरेंस शेयर है सॉरी, और अंत में आपको 10 लाख देने पड़ेंगे इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9%, कॉमा 3। तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.09, 1 2 3 ग्रैंड टोटल 2.53 इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा 1.52 प्लस 1 डिवाइड बाय 1.0 1 डिवाइड बाय 1.09, 1 2 3 इंटू 10, तो 7.72 प्लस 1.52, ये होता है 9.24। लाइबिलिटी आ जाएगी 9.24 की, बैलेंस हो जाएगा इक्विटी। अप्रैल 2024 में हंस लिमिटेड एंटर करता है लॉन्ग लोन अरेंजमेंट में बैंक के साथ। लोन इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च। वन ऑफ द लोन कन्वीनियंट इज दैट an amount equivalent to 50% of loan should be contributed by promoter by 20th of February, following which loan become payable on demand in the anticipation that the company may not be able to mobilize the promoter contribution। उनको anticipation है भाई, इन एंटिसिपेशन दैट कंपनी मे नॉट बी एबल टू मोबिलाइज द प्रमोटर। भाई उनको लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, उन्होंने डेट कब करवा ली, 31 मई की करवा ली। तो लोन किस पे आएगा? लोन हमेशा लोन आएगा नॉन करंट, क्योंकि अभी तक कुछ भी ब्रेक हुआ ही नहीं, प्रोविजन ब्रेक हुआ ही नहीं लोन का। तो 31 ऑफ मई तक की आपकी डेट है, इस दिन आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ऑन डिमांड हुआ है या नहीं हुआ है। हंस लिमिटेड एंटर करता है ट्रांजेक्शन टू परचेज 1000 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑन 15 जनवरी। ट्रांजेक्शन प्रोवाइड अ प्राइस पेबल विच इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑन 15 अप्रैल, यानी कि ये क्या है? डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है। एंड शेल बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ हंस लिमिटेड एज टू रिक्वायर द सेटल द अफोर मेंशन ट्रांजेक्शन। और वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर भी वेरिएबल है, तो इसका मतलब पक्का पक्का से डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को किस पे दिखाते हो? FVTPL पे दिखाते हो। 1 मई 2024 को हंस लिमिटेड एक्वायर करता है 100% ऑफ इक्विटी एंड वोटिंग राइट इन MNO लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ अ property investment group. It paid 600 lakh in cash and issued 1 lakh equity share of face value 100 each, 185 per share to selling shareholder। MNO लिमिटेड ओन करता है 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू है इनकी 700 लाख। प्रॉपर्टी है सिंगल टेनेंट इंडस्ट्रियल वेयरहाउस सब्जेक्ट टू लॉन्ग टर्म लीज। द लीज ऑब्लाइज MNO लिमिटेड टू प्रोवाइड बेसिक मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस व्हिच हैव बीन आउटसोर्स्ड टू थर्ड पार्टी। The admin of MNO Limited leases was carried out by executive of its former parent company, but still it does not transfer to the new owner। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा तो भाई उसने कोई बिजनेस तो एक्वायर करा ही नहीं, उसने तो बस प्रॉपर्टियां एक्वायर करी है। तो ये क्या है? ये तो सर एक एसेट एक्विजिशन है। 7th 8th का व्हाट विल बी द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल लोन नोट्स। लोन नोट्स, अच्छा मतलब प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है। तो बताओ जी फाइनेंस कॉस्ट कितनी आएगी? 9.24 का 9%, 9.24 का 9% होता है 8316 इंटू लैख कर दोगे तो ये आ जाएगा 8 अप्रॉक्स। हाउ वुड द लोन बी क्लासिफाइड? नॉन करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी। हाउ वुड द ट्रांजेक्शन टू परचेज सिल्वर? सिल्वर था डेरिवेटिव विद FVTPL, FVT OCI डेरिवेटिव होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, ये सब बेकार के ऑप्शन है। हाउ वुड द एक्विजिशन ऑफ MNO विल बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ हंस? तो वो एक एसेट परचेज थी। एल्बर्ट लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिनका वेरियस सब्सिडरी है और एसोसिएट कंपनी है। एल्बर्ट अप्रोच ABCD बैंक फॉर लोन ऑफ 100 करोड़ टू बी यूटिलाइज फॉर बिजनेस पर्पस which will enhance company profit। To lend 100 crore, bank required strong projected cash flow. However, current projected cash flow of the company of Albert does not satisfy bank criteria। और डायरेक्टर एश्योर्ड बैंक के हम आपको एक्सेलेंट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएंगे। CA तरुण है, सीनियर मैनेजर है,
prepared a report showing cash flow projection meeting the bank criteria and director pressure and submitted it to the bank. If CA Tarun refused to do so, he may lose his job. Oh my God, नौकरी पे बात आ गई साहब उसकी. By knowingly disclosing incorrect information, fundamental principle for compromise. CA तरुण ने क्या क्या खत्म कर दिया? क्या कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म करी? द आंसर इज नो. वो तो उसको कंपनी ने ही बोला था बैंक को बताने के लिए, तो ये ऑप्शन तो गलत है. क्या उसने इंटीग्रिटी खत्म करी? हाँ जी, उसने इंटीग्रिटी खत्म करी. उसने ईमानदारी नहीं दिखाई. ऑब्जेक्टिव, वो अनबायस्ड भी था, मतलब वो अनबायस्ड भी हुआ, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी उसने खत्म करी. तो ये वाले दोनों ऑप्शन में इंटीग्रिटी वाला फैक्टर मिसिंग है, हेंस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Mohan Limited had made certain investment in convertible debt instrument of Rohan Limited. The conversion right are substantive and would provide Mohan control over Rohan. उसने evaluate करा, उसको subsidiary माना, hence would require consolidation. Rohan Limited was not considered as a subsidiary under previous GAAP. Which of the following statement is correct? No adjustment is needed as the investment in convertible debt instrument of Rohan were made before the. ये तो गलत है भाई साहब. Asset or liability of subsidiary would be included in the opening consolidated financial statement as such value at appear in the separate financial statement of the subsidiary. बिल्कुल ठीक बात है. सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे प्रिपेयर किया जाएगा जैसे कि वो फर्स्ट टाइम अडॉप्टर है. बिजनेस कॉम्बिनेशन रीस्टेटेड रेस्पेक्टिव, नहीं ये भी गलत है. तो सेकंड और 3 आर करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15 तो गलत ही था, ये तो क्वेश्चन ही गलत था, इसका ऑप्शन आपको गिवन ही नहीं था. तो आपने किन किन के आंसर दिए? हमने दिए 7th के सी, फिर 10th का ए, बी, सी और सी, सी, 10th का ए, बी, फिर सी. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं कंसोलिडेशन के क्वेश्चन पे. मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन आप सभी लोगों का, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. आर लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ जेड लिमिटेड. द रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे सीधा एडजस्टमेंट के ऊपर. जेड लिमिटेड एक्वायर करता है 12 लाख इक्विटी शेयर ऑफ आर लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2024 को, और फर्दर एक्वायर करता है 13.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ आर लिमिटेड ऑन 1 जनवरी को at a cost of this and this. Preference share capital of R include nominal value of this held by Z acquired on 1 अप्रैल 2024 at a cost of rupees this. The retain earning of R Limited का क्रेडिट बैलेंस कितना था? इतना एज ऑन 1 अप्रैल, और जनरल रिजर्व कितना था? इतना. आर लिमिटेड ने डिविडेंड पे करा है 12% ऑन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ रिटेन अर्निंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल फॉर द ईयर 23-24, और जितना भी डिविडेंड था अगस्त 24 के अंदर क्रेडिट कर दिया गया रिटेन अर्निंग के अंदर. ठीक है जी. ऑन 1 अक्टूबर 2024 मशीनरी जो थी ओवर वैल्यू थी बाय 15 लाख, फॉर विच नेसेसरी एडजस्टमेंट आपको करनी है, और डेप्रिसिएशन का रेट आपको दे रखा है. बिल रिसीवेबल जो है डिस्काउंटेड विद द बैंक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का आपको पॉइंट दे रखा है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीबीएस इन राउंडिंग ऑफ एंड सब्सिडरी आर 31 मार्च. अजम्पशन दैट ग्रुप ने अडॉप्ट करा है फेयर वैल्यू मेथड टू मेजर एनसीआई, और फेयर वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर कितना है? 14 पर शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. इग्नोर टैक्स एडजस्टमेंट इफ एनी और प्रेफरेंस डिविडेंड. तो मैंने एक पेज इंसर्ट करा है, तो यहाँ इस पे अपना क्वेश्चन करेंगे. सबसे पहले क्या बनाएंगे? वही फोटो. बिना फोटो के हम आगे नहीं बढ़ते. तो 1 अप्रैल 2024 को आपको क्या क्या गिवन है? रिटेन अर्निंग थी 45 लाख, और जनरल रिजर्व थे 30 के. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस 45 और 30 हो गए 75 के. रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास गिवन थे. और क्या है? आपने 12 लाख इक्विटी शेयर अप्रैल के अंदर एक्वायर करे. यहाँ पर आपने 12 लाख इक्विटी शेयर एक्वायर करे. 12 लाख इक्विटी शेयर है ना, इक्विटी शेयर एक्वायर करे. कितने रुपए के एक्वायर करे थे साहब? 1 करोड़ 44 लाख. तो 144 लाख रुपए के, और यहाँ पे 13, फिर उसके बाद आगे जनवरी में आपने एक्वायर करे हैं 13.5 लाख इक्विटी शेयर 1 जनवरी 2025. यानी कि यहाँ पर यहाँ पर 1 जनवरी 25 में 13.5 लाख आपने एक्वायर करे. कितने रुपए के एक्वायर करे थे यहाँ पे? 1 करोड़ 55 लाख 25 हज़ार. 1 करोड़ 55 लाख 25 हज़ार, और ये है 31 मार्च 2025
25। यहाँ पे आपको रिजर्व एंड सरप्लस कितना दे रखा है 31 मार्च के अंदर, आर लिमिटेड का 225 का। ये सब क्या है, इन करोड़ है, इन लैक्स है। तो 225 का आपको क्या दे रखा है, रिजर्व से रखे क्लोजिंग। आगे बढ़ जाते हैं। हमने ये वाली इंफॉर्मेशन डाल दी अपनी नंबर 9 में। प्रेफरेंस शेयर जो थे, इंक्लूड नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2250, आपने 54 लाख के खरीद रखे हैं। प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल की डिटेल रखी है, नॉमिनल वैल्यू है 22.5 की और हमने खरीद रखे हैं ₹54 लाख के। ठीक है साहब। बैलेंस वहाँ चला जाएगा आपका, क्या कहते हैं, एनसीआई। डिविडेंड दिया है अगस्त के अंदर, अगस्त के अंदर डिविडेंड दिया है साहब, अलग पेन से लिख दूँ, 1 अगस्त 24 को डिविडेंड दिया है 12% का। ठीक है साहब, और 12% का। ठीक है। 1 अक्टूबर को मशीनरी को वैल्यू करा गया है यहाँ पर, 1 अक्टूबर को मशीनरी को ओवर वैल्यू करा गया है 15 लाख रुपए से, और इस पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, इस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 10% का। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, सबसे पहले आप बनाओगे रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, ताकि आप ये निकाल सको कि ड्यूरिंग द ईयर क्या कमाया गया है। तो बाय बैलेंस बीडी आपको कितना दे रखा है सर, 75 लाख का हमें बाय बैलेंस बीडी दे रखा है। टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 225 लाख का, आपको क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दे करके रखा हुआ है। एक आपने डिविडेंड डिक्लेयर करके पे करा है 12% ऑन पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितनी है दोस्त, सर पेड अप कैपिटल है 360 की, 300 की, 60 की प्रेफरेंस शेयर भी है, तो 300 का 12%, 300 का 12%, 36। तो इससे आपका प्रॉफिट निकल करके आएगा 36 प्लस 225 माइनस 75, 186 का आपने प्रॉफिट कमाया पूरे साल भर में बाय नेट प्रॉफिट। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक 186 का आपने प्रॉफिट कमाया। फिर हम निकालते हैं प्री प्रॉफिट्स कितने हैं, पोस्ट प्रॉफिट्स कितने। तो जो आपके पास ओपनिंग प्रॉफिट्स थे वो आपके सारे के सारे प्री में आ जाएंगे 75, क्योंकि आपके लिए डीओए क्या है सर, हमारे लिए डेट ऑफ एक्विजिशन है ये, जब एक्चुअली में कंट्रोल आया। तो यहाँ ये वाले जितने भी प्रॉफिट्स आपने कमाए वो सब क्या है, प्री हैं, और ये वाले प्रॉफिट जितने भी आपने कमाए, ये वाले यहाँ वाले, ये सब क्या है, पोस्ट प्रॉफिट्स है। तो प्री प्रॉफिट्स में आपके क्या आ जाएंगे 75, क्योंकि ये यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। 186 को आप बांट दोगे, अर्नड जो 186 वाला प्रॉफिट है वो कितने में बटेगा, डिवाइड बाय 12 इंटू 9, 139.5 माइनस 186, 3 महीने का कितना 46.5। ये आपके टोटल प्रॉफिट्स आ गए। तो 75 प्लस 139.5 ये होता है 214.5 और 46.5। फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे कंसोल एडजस्टमेंट। कंसोल एडजस्टमेंट्स आप करके चलोगे, जैसे कि एक है रीवैल्यूएशन की, एक एडजस्टमेंट है आपके पास रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट क्या है कि आपने देखो 1 अक्टूबर को रीवैल्यू करा, जो कि रेड वाले एरिया में आ रहा है, मतलब प्री हो गया। तो 15 लाख रुपए से क्या था, लॉस है क्या, अच्छा वो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, मैंने गलत साइन लगा रखा है, वो तो उल्टा साइन लगेगा। तो 15 लाख रुपए से ओवर वैल्यूड है, तो आप इसको कम करोगे। फिर आप निकालोगे डेप्रीसिएशन अडीश सेविंग्स। अब जरा ध्यान से देखो, जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे यहां से यहां तक का, तो कुछ पोर्शन तो रेड में आ रहा है और कुछ पोर्शन ग्रीन में आ रहा है। जो रेड में आ रहा है वो प्री है, जो ग्रीन में आ रहा है वो पोस्ट है। बताओ जी कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 15 लाख का 10% डिवाइड बाय 2, कितना परसेंट रेट है, 10% ही तो रेट है। हाँ, अक्टूबर से मार्च तक कितना होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी,
हाँ 6 महीने का, सॉरी, तो 15 लाख का 10% डिवाइड बाय 2, 6 महीने का हुआ, इसका भी आधा, फिर डिवाइड बाय 2, तो 375 लाख, 0.375 और 0.375। सर आप डिविडेंड वाली ट्रीटमेंट करना भूल गए। हाँ, तो डिविडेंड आपका अगस्त रेड वाले एरिया में आ रहा है, तो यानी कि डिविडेंड आप ऐड बैक कर दोगे, सॉरी लेस कर दोगे प्री से, 36 का डिविडेंड आप लेस कर दोगे प्री से। तो बताओ आपके पास रिजर्व्स कितने बचते हैं। सर हमारे पास रिजर्व बचते हैं 214.5 माइनस 15 प्लस 0.375 माइनस 36, तो 163.875 के हमारे पास रिजर्व बचते हैं, और इधर 46.5 प्लस 0.375, 46.875 के हमारे पास रिजर्व बचते हैं। अब अगर आप देखो तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में गुडविल भी आ रही है 45 लाख रुपीस की, और इसकी वैल्यू क्या लेते हो आप, 0। तो आप यहाँ से गुडविल भी माइनस करोगे, कंसोल एडजस्टमेंट में गुडविल माइनस कर दोगे 45 की 0, तो ये कितनी बच गई 163.875 माइनस 45, तो 118.875, और ये बच गई 46.875। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, एक और पेज इंसर्ट करना पड़ेगा क्या, चलो। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, वो कैसे लिखोगे, इन्वेस्टमेंट। चलो जी, इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले आपने 12 लाख इक्विटी शेयर लिए, और उसने आपको क्या बताया है, फेयर वैल्यू कितनी थी 14, तो 12 लाख इंटू 14, पहली इन्वेस्टमेंट थी आपकी 12 लाख इंटू 14, 168 लाख रुपीज। फिर उसके बाद दूसरी आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 15 लाख सॉरी 1,55,25,000 ना, हाँ यही करिए, तो 155.25, 155.25, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई आपके पास 323.25 की, प्लस आप जोड़ोगे एनसीआई, क्योंकि ये फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, तो आपके पास एनसीआई कितना है जरा बताओगे। टोटल इक्विटी आपके पास कितनी है सर, 300 की देखी थी ना, हाँ, तो 30 लाख रुपीस की आपके पास टोटल इक्विटी है। 30 में से 12 लाख आपने पहले खरीदे थे और 13.5 बाद में खरीदे, तो 4.5 लाख की आपके पास एनसीआई बची हुई है, 4.5 लाख शेयर इनटू 14, तो ये 63 एनसीआई निकल करके आती है 63, तो ये टोटल हो जाता है 323.25, 386.25। फिर आप माइनस करते हो क्या, INA आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, जो कि निकालते हो रिजर्व और इक्विटी। रिजर्व है आपके पास 118.875 प्लस इक्विटी कितना था 300, तो ये हो गया 418.875, और आपके पास फिर आ गया ये कैपिटल रिजर्व 418.875 माइनस 386.25, तो आपके पास कैपिटल रिजर्व आ गया 32.625 लाख का आपके पास कैपिटल रिजर्व आ गया। दूसरा आप कैलकुलेट करते हो एनसीआई, ऑन डीओए कितना था आपका एनसीआई, सर ऑन डीओए था 63 का, फिर आप ऐड करते हो पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट कितने हैं 46.875 के, पोस्ट प्रॉफिट, अच्छा कितना परसेंटेज एनसीआई है आपके पास, 4.5 डिवाइड बाई 30, ये होता है 15%, तो यानी कि 15% आप यहाँ पे ले लोगे, 46.875 का 15% होता है 7.03125। फिर उसके बाद सवाल के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है 60 लाख रुपीज। अब इस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के दो हिस्से हैं, 22.5 तो आपके पास है, और बैलेंस 60 माइनस 22.5 होता है 37.5 एनसीआई के पास है, तो इनको इस कैपिटल का भी हिस्सा आपको देना पड़ेगा।
37.5 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 37.5, तो टोटल एनसीआई कितना हो गया प्लस 7.03125 प्लस 63, ये होता है 107.53125, ये आपका एनसीआई आ जाएगा। फिर आप निकालते हो क्या, कंसोल रिजर्व एंड सरप्लस। बताओ पेरेंट का सीआरएस कितना आ रहा है। सर पेरेंट के यहाँ रिजर्व्स आ रहे हैं 315 के, आओ जरा पेरेंट के आ रहे हैं 315 के, ऐड करोगे इसके अंदर आपने जो रिवैल्यूएशन करा 168 और आपने खरीदा था कितने का 144, तो ये बढ़ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 168 माइनस 144, 24 से ये वैल्यू बढ़ गई। ऐड आपको भी पोस्ट प्रॉफिट मिलेंगे, हाँ सर हमें भी पोस्ट प्रॉफिट मिलेंगे। बताओ पोस्ट प्रॉफिट कितने थे 46,875, 46,875 इसका 85% आपको मिलेगा, तो 46,875 का 85% होता है 39.84375, ये आपको मिलेगा। और आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल काटी, कितने की थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 22.5 और आपकी इन्वेस्टमेंट कट जाएगी 54, तो इसका लॉस आएगा लेस लॉस ऑन कैंसिलेशन 54 माइनस 22.5, 54 माइनस 22.5, 31.5 का आपने ये काट दिया, तो आपके पास आ गया 315 प्लस 24 प्लस 39.84375 माइनस 31.5 इज इक्वल टू 347.34375, ये वैल्यू आपके पास सीआरएस की आ जाएगी। मैच कर ले एक बार, आओ जरा, कहाँ गई बैलेंस शीट, ये रहा। अदर इक्विटी आ रहा है, एनसीआई आ रहा है 10753,125 और ये आ रहा है 379,96,875, हमारा आ रहा है इतना, प्लस इसके अंदर जुड़ेगा 347.34375 प्लस इसके अंदर कैपिटल रिजर्व जुड़ जाएगा 32.625, तो ये 379.96875 ये भी आ गया, 379.96875 ये आ गया, और 107.53,125 ये आ गया। तो इस तरीके से आपका वर्किंग नोट क्रिएट होके आपका कंसोल जो है वो बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ फंस रहे थे, एक बच्चे ने मेरे से क्वेरी पूछी थी, उसने कहा सर हम डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन पोस्ट होना चाहिए, तो दोस्त ऐसा नहीं होता, डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड होता है, तो देयरफॉर इस पीरियड का डेप्रिसिएशन प्री में जाएगा और इस पीरियड का डेप्रिसिएशन पोस्ट के अंदर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको नंबर लाइन जो है जरूर जरूर बनानी चाहिए, उससे क्लैरिटी रहती है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कितने पीरियड का क्या करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 अप्रैल 2021 को गैलेक्सी लिमिटेड जो है इशू करता है 15,008% कन्वर्टेबल डिवेंचर विद फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच, मैच्योरिंग ऑन 31 मार्च 2026। डिवेंचर कन्वर्टेबल होते हैं इक्विटी शेयर में, कैरी की एट द एंड ऑफ होल्डर कन्वर्जन प्राइस कितना है 105 में, या रिडीमेबल होंगे अपनी फेस वैल्यू पर ही। इंटरेस्ट एनुअली देना है, गैलेक्सी लिमिटेड कुड इशू 12% पे वो इशू कर सकता है, तो इससे आपका अमाउंट डेट की वैल्यू निकाल लोगे और इक्विटी की वैल्यू निकाल लोगे। मैं जनरल एंट्री फॉर्मेट में कर दूं, आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेट पार्ट और टू इक्विटी पार्ट। डेट पार्ट कैसे निकालोगे सर, हम निकालेंगे 15,000 का 8% इंटू 100, 1,20,000, 1,20,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लोगे, हाँ सर 12% का एन्युटी फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.12, 1 2 3 4 5, ग्रैंड टोटल 3.605 इन 3.605 प्लस रीपेबल 15 लाख ही करना है, कन्वर्जन ज्यादा का करना है लेकिन रीपेबल 15 लाख ही करना है। 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 2 3 4 5, 0.56567, 3.605 इंटू 1,20,000 और
15 लाख इंटू 0.567, ये होता है 12,83,100, 12,83,100 माइनस 15 लाख कर दूं तो 2,16,900, ये क्या होता है इक्विटी, और डेबिट होता है 15 लाख रुपए से आपका ये एंट्री बैंक। फिर उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2024, 21 से 24 हो गए, 3 सालों के बाद कन्वर्टेबल डेट की वैल्यू थी 1575 और आपने ऑफर दिया रीपरचेज के लिए 1575 पे, जो होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अगली एंट्री क्या करोगे, टू बैंक 15,75,000, फिर डेट कंपोनेंट जो भी आ रहा होगा कैरिंग वैल्यू उड़ा दोगे, इक्विटी कंपोनेंट की कैरिंग वैल्यू सेम ही आती है 2,16,900, और जो भी गेन लॉस होगा वो डाल दोगे, इक्विटी वाला गेन लॉस रिटेन अर्निंग में जाएगा, डेट वाला पीएनएल में जाएगा। तो आओ जरा गेन लॉस निकाल लेते हैं। डेट का गेन लॉस कैसे निकालोगे, कैरिंग वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू की बात कर लेते हैं, करंट रेट 9% हो गया है, 3 साल बीत चुके हैं, 2 ही साल बचे हैं, तो हो गया 1,20,000 का। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 9% 2 सालों के लिए, 1 डिवाइड बाय 1.09, 1 और 2, ग्रैंड टोटल 1.76 प्लस 15 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 1.09, 1 2 0.842, तो 1,20,000 इंटू 1.76 और 15 लाख इंटू 0.842, तो ये होता है 14 लाख। फेयर वैल्यू कितने निकल करके आई, 14,74,200, और कैरिंग वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 3 सालों का बस ब्याज जोड़ दो, तो 12,83,100 प्लस कितना परसेंट, 12% माइनस 1,20,000, फिर प्लस 12% माइनस 1,20,000, फिर प्लस 12% माइनस 1,20,000, ये निकल करके आता है 13,97,735। तो ये तो लॉस आ गया, 13,97,735 माइनस 14,74,200, तो 76,465 का आपको लॉस आ गया। तो ये पी एंड एल में जाएगा कितने का, 76,465, और रिटेन अर्निंग में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 2,975,465 माइनस 15,75,000, ये क्या हो गया, अच्छा डेट की कैरिंग वैल्यू नहीं लिखी, 13,97,735, ये भी तो डेबिट होगा, माइनस 13 लाख प्लस 13,97,735, 1,16,100, 1,16,100 आपका रिटेन अर्निंग के अंदर चला जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, यही जा रहा है क्या, 1,16,100 थोड़ा सा ही फर्क आ रहा है, वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा होगा, हाँ 120 रुपये का राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कैश फ्लो आपको बनाना है, 5 लाख रुपए ओपनिंग दे रखा है, फिर उसके बाद आपने गुड्स परचेज करे और सब कहानी, ये सेम क्वेश्चन है, मैं फिर भी बता देता हूँ। तो इसके अंदर वो कहता है कि भाई साहब आपने परचेजेस करी और आपने ट्रेड पेबल को सेटल नहीं कराया, माल बेचा और एक्सचेंज गेन लॉस बुक करके सेटल करा लिया, ट्रेड रिसीवेबल अभी भी जीरो है, ओपनिंग में भी जीरो थे अब भी जीरो है, क्लोजिंग में आपके ट्रेड पेबल आ रहे हैं, कितने के आ रहे हैं, 1 लाख यूरो इंटू क्लोजिंग रेट कितना है, 72 का आपका क्लोजिंग रेट है, तो 72 लाख रुपए के आपके ट्रेड पेबल निकल करके आ रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितने निकल करके आ रहे हैं, जीरो, ओपनिंग भी जीरो क्लोजिंग भी जीरो। लोन लिया था 1 लाख रुपए का और क्लोजिंग रेट कितना है 72 का, तो 72 लाख रुपए का लोन बैलेंस शीट के अंदर आ रहा होगा, लिया था 75 पे, रेट हो गया 72 का, तो गेन बुक कर दिया होगा। यहाँ पर भी गेन बुक करा, ट्रेड पेबल के टाइम पे भी, रिसीवेबल के टाइम पे भी आपने गेन बुक करा, वही कहानी नीचे लिखी हुई है कि हमने ये 11 लाख रुपए का गेन बुक कर रखा है और 5 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है, तो 11 और 5 यानी कि 16 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट आ रहा है पीबीटी। तो कैश फ्लो कैसे बनाते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही बनाते हो, तो 16 लाख रुपए का पीबीटी, फिर इसके अंदर एडजस्ट कर दोगे एक्सचेंज गेन जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो कि कितना है 72 और 75, 3 लाख रुपए का फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आपका गेन है, वो आप माइनस कर दोगे, ये मैंने प्लस का साइन गलत लगा दिया, गेन है ना, तो गेन आप माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा 13 लाख। फिर निकालोगे वर्किंग कैपिटल चेंज, ट्रेड रिसीवेबल तो पहले भी जीरो थे अब भी जीरो है, जीरो माइनस जीरो, ट्रेड पेबल जो है पहले जीरो थे अब हो गए 72 लाख के, तो ट्रेड पेबल बढ़ गए
तो 72 आप ऐड कर दोगे, 3 और 2 5, 85 लाख आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका कितना है, 0 है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका कितना होगा, जितने का आपने लोन लिया होगा उतना ही कैश आपके पास आया होगा, तो वो है 72 लाख। तो 85 प्लस 72 के, सॉरी 75 लाख, 75 पे लोन लिया था ना, 72 तो क्लोजिंग रेट है, 75, तो ये होता है 160 लाख का आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ऐसा कोई मुश्किल था नहीं, आपका बस एक वो वाला छोटा सा पार्ट था कंसोल वाला जिसकी बार बार क्वेरी आ रही थी। ये है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वाला क्वेश्चन, इसका ना खाता बना लो, खाता बना लोगे तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ये है ऑब्लिगेशन का और ये है एसेट का। अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन है वैसे वैसे लिखते रहो। कहता है 1 अप्रैल 24 को प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का कितना था, 90 लाख रुपए, बैलेंस बीडी। और सेम डे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट कितना था, 78 लाख टू बैलेंस। फिर सेम डे फिर ठीक है, और 1 अप्रैल 2024 को एनुअल मार्केट यील्ड। अच्छा ये ना गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, ये आईएफआरएस में कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, इंडेस में गवर्नमेंट लिखा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट लेना होता है। तो 6% का आपका हम इसे गवर्नमेंट ही मान लेंगे, तो 90 का 6% लगेगा 5.4, और एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपकी 4.68। इनका 6% कर दिया मैंने सिंपल, इसका 6% और इसका 6%। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 कंट्रीब्यूशन करा है 10,50,000 का, तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी आपकी 1050 से। फिर आपने बेनिफिट पे कर दिए 6.3 के, तो 6.3 से ही लाइबिलिटी कम हो जाएगी और 6.3 से ही एसेट भी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद एज्यूम बोथ दिस पेमेंट वर मेड ऑन 31 मार्च, ठीक है। एक्चुअली ने एडवाइस करी करंट सर्विस कॉस्ट कितनी है, 9.3 की, 9.3 से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर फरवरी के अंदर प्लान ने रूल कुछ अमेंडमेंट करी, जिसकी वजह से रेट्रोस्पेक्टिव करी 2.25 से पास सर्विस कॉस्ट अराइज हो गई, क्योंकि आपने रेट्रोस्पेक्टिवली प्लान को अमेंड कर दिया। तो जितना पीरियड एम्प्लॉय कर चुका है काम, वो आपकी क्या बन जाती है, पास सर्विस कॉस्ट बन जाती है। 31 मार्च 2025 में नेगोशिएशन करा एम्प्लॉय के साथ, और आपने क्या करा, ऑब्लिगेशन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को रिड्यूस कर दिया 12 लाख रुपए से। तो 12 लाख रुपए से मैंने ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कम कर दी, और पेमेंट कितनी करी, 11.25 की आपने पेमेंट करी। तो 11.25 से मैंने एसेट कम कर दी, डिफरेंस क्या हो गया, गेन लॉस हो गया। और उसने एडवाइस दी है कि क्लोजिंग लाइबिलिटी आपकी होनी चाहिए थी 102 की, मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, क्लोजिंग होनी चाहिए थी 102 की, और एसेट कितनी होनी चाहिए थी, 84 की। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, एक्चुरियल गेन और लॉस। तो 90 प्लस 5.4 प्लस 9.3 प्लस 2.25 माइनस 6.3 माइनस 12 माइनस 102, 13.35, 13.35, मैं यहाँ लिख दूँ 13.35, ये क्या है, ये है एक्चुरियल लॉस। और यहाँ कितना आ रहा है, 78 प्लस 4.68 प्लस 10.5 माइनस 6.3 माइनस 11.25 माइनस 84, 8.37, 8.37, ये क्या हो गया, एक्चुरियल गेन। तो नेट कितने का आ गया, नेट हो गया 13.35, माइनस कर दूं इसमें से, तो नेट हो गया 4.98 का एक्चुरियल लॉस। ये कहाँ जाएगा, ये ओसीआई के अंदर जाएगा। 5.4 कहाँ जाएगा, पीएनएल के अंदर जाएगा एज फाइनेंस कॉस्ट, लेकिन इसके साथ नेट होके जाएगा। ये भी कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। 12 की क्या करी थी आपने, सेटलमेंट करी थी, 12 माइनस 11.25 जब करोगे तो गेन आ जाएगा, वो पीएनएल के अंदर जाएगा। 6.3 का तो कुछ भी नहीं होना, क्लोजिंग बैलेंस नेट होके बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा। 3 का बी पढ़ते हैं। ऑप्शन दिए हैं आपने एम्प्लॉयज को, आपको बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। तो आओ जरा, आप क्या लिखते हो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर और अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक की अगर मैं बात करूं तो बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए आपके पास अर्निंग अवेलेबल है 91,20,000 की, और नंबर ऑफ शेयर 10 रुपये ईच है, तो 5 लाख हो गए। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 91,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 18.24 आपका अर्निंग पर शेयर आ गया। फिर आपने ऑप्शन दे रखे हैं एम्प्लॉय को कि आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट 3 ईयर में 112 के हिसाब से। ये ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है 140, 1,40,000। तो ऑप्शन वाले पार्ट की वर्किंग कैसे निकालोगे, भाई आपने 1,40,000 ऑप्शन दे रखे हैं, और एक एम्प्लॉय से आप कितना ले रहे हो, 112, तो टोटल इतने रुपए ले रहे हो।
यही रुपए अगर आप मार्केट से उठाते तो आपको कितने शेयर इशू करने पड़ते? 140 के। मैं एक बार रुपए ही लिख देता हूँ। बच्चे ने इस पे भी क्वेरी पूछ रहे थे, बताओ कितने रुपए आप एम्प्लॉय से ले रहे हो? सर हम ले रहे हैं 1,40,000 इंटू 112, हम ले रहे हैं 1568,000,000। तो 1,56,80,000 रुपए आप ले रहे हो। अगर यही रुपए आप लेते मार्केट में शेयर इशू करके तो आपको कितने शेयर इशू करने पड़ते? सर एक शेयर की वैल्यू है 140, तो हमको शेयर इशू करने पड़ते डिवाइड बाय 140, 1,12,000 शेयर हमको इशू करने पड़ते। आप अभी कितने शेयर इशू कर रहे हो? सर अभी हम कर रहे हैं 1,40,000 शेयर इशू कर रहे हैं। तो आप ऑप्शन की वजह से कितने एडिशनल शेयर इशू कर रहे हो? 1,40,000। सर ऑप्शन की वजह से हम 28,000 शेयर जो है एडिशनल इशू कर रहे हैं। अब इस ऑप्शन का पे अर्निंग पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर इसकी वजह से बढ़ रहे हैं 28,000, जब ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये है वारंट। वारंट है ना, हाँ वारंट्स। वारंट्स की बात कर लेते हैं। भाई आप वारंट पे कितना रुपया उठा रहे हो? 84, और कितने वारंट है? 2 लाख। अब इसको मैं डायरेक्ट ही करूंगा, देखो जी 2 लाख वारंट है, 84 रुपीज आप एक से ले रहे हो, तो टोटल इतने रुपए ले रहे हो। मार्केट से अगर उठाते तो 140 के हिसाब से उठाते तो कितने शेयर आते? 2 लाख इंटू 84 डिवाइडेड बाय 140, तो सर 1,20,000 शेयर आते, और आप एक्चुअली में 2 लाख शेयर इशू कर रहे हो, तो यानी कि 80,000 शेयर जो है आप ड्यू टू वारंट इशू कर रहे हो, 80,000 शेयर। इसका भी अर्निंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, तो ये आ जाएगा 91,20,000, और ये आ जाएगा 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 28,000, 6,08,000 ये आ जाएगा। तो 91,20,000 डिवाइड बाय 6,08,000, 15 डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 15, बेसिक अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 18.24। ये सब उन्होंने वही दिखा रखा है। 4.98 हमारा भी यही आ रहा था, लाइबिलिटी एट द एंड, ये तो आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18.24 बेसिक है और डाइल्यूटेड आ रहा है 15। क्वेश्चन नंबर 4, आर लिमिटेड कमेंस करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है साहब, जनवरी 2023 में, और आपको ये खर्चे दे रखे हैं, 30 जून तक चलेगी ये खर्चे दे रखे। 1 जुलाई को उसने टर्म लोन लिया 100 लाख को, 12% पे प्रोसीड जो थी जनरल बोरिंग से यूज करी, विच इज यूज टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। आर लिमिटेड के पास कोई भी बोरोइंग नहीं थी 1 जुलाई से पहले, और आर लिमिटेड ने 50 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर करी है 1 जुलाई से पहले, 50 लाख बाद में करी है। आपको 23, 24 और 25 के लिए बोरोइंग कॉस्ट निकालनी है, तो 23, 24 और 25। तो पहला खर्चा आपने करा यहाँ पर 10 लाख रुपीज का इनकर कर दिया। कब कर दिया? 1 जनवरी 2023 को। फिर दूसरा खर्चा फिर आ गई 31 मार्च 2023। फिर दूसरा खर्चा आपने करा 30 जून 2023 को 40 लाख रुपीस का, और यहीं पे आपने लोन ले लिया 100 लाख का एट 12%। कैपिटलाइजेशन रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही बोरोइंग है। फिर 31 मार्च 2024 को आपने 30 लाख का खर्चा कर दिया। फिर 30 जून 2024 को आपने 20 लाख का खर्चा कर दिया। ऐसे करके आपने 10 और 4 50, 3 और 2 5 50, 100 लाख का खर्चा करा। तो इस साल कितनी बोरिंग कॉस्ट आएगी? इस साल तो बोरिंग कॉस्ट इंकर ही नहीं हुई, बोरिंग ही नहीं थी, तो जीरो। इस साल कितनी बोरिंग कॉस्ट आएगी उसकी बात कर लेते हैं। तो आपकी बोरिंग कॉस्ट आएगी 10 लाख का। इतने पीरियड का ब्याज लगेगा, ये वाले ब्याज तो इतने पीरियड का लगेगा ना जितने जब बोरिंग ली है, तो 10 लाख पे 12% इंटू 9/12। सेम फॉर 40 लाख भी, तो यहीं जोड़ देता हूँ 40 लाख भी, तो यानी कि 50 लाख का 12% इंटू 9/12, ये होगा 4.5। तो कितने की बोरिंग कॉस्ट आएगी आपकी? 4.5 लाख की बोरिंग कॉस्ट आएगी। 30 लाख का तो 0/12 हो जाएगा, तो इस पर कुछ भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ तक आते आते आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? 40 और 30 और 10, 4 3 7 80, 84.5 का आपका टोटल खर्चा हो चुका है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की बोरिंग कॉस्ट लगेगी क्योंकि यहाँ पे काम खत्म हो गया, तो वो कितनी लगेगी? 84.5 का 12% इंटू 3/12, 20 लाख पे तो 0.5 हो जाएगा, तो 84.5 का 12% इंटू 3/12, ये होता है
535 ये बोरिंग कॉस्ट इस साल लगेगी, 4.5 की बोरिंग कॉस्ट आपकी इस साल लगेगी। रेप लिमिटेड टुक ओवर लॉन्ग टर्म लोन ऑफ यूएसडी 30,000 फ्रॉम एंटिटी रजिस्टर्ड यूएसए 1 अप्रैल 2024 को। इंटरेस्ट 2400 पेबल एनुअली है, 25 से शुरू हो जाएगा। लोन रिवेबल इन यूएसडी 2030, तो 6 सालों का लोन है। ईआईआर उन्होंने निकाला है 11%। एप्रोप्रिएट मेजरमेंट के लिए रेट आपको दे रखे हैं। तो अगर मैं खाली डॉलर डॉलर की बात करूं तो हमने 11% के रेट से रेट को निकाला होगा, जो भी उसकी फेयर वैल्यू आ रही होगी और जो भी ये कैश फ्लोज होंगे, और अंत में 30,000 इन सबको जब हमने इक्वल करा होगा तो 11% आया होगा। तो इसका मतलब अगर मैं सभी कैश फ्लोज को 11% से पुल कर दूं तो मेरे पे क्या आ जाएगी, फेयर वैल्यू इन यूएसडी। तो आओ जरा निकाले कि कितनी आएगी। 2400 तो 6 सालों तक देना है, तो 2400 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 11% कॉमा 6 प्लस 30,000 अंत में देना है, 30,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 11% कॉमा 6। तो देखो 1 डिवाइड बाय 1.11, 1 2 3 4 5 6, ग्रैंड टोटल 4.23 इंटू 2400 ये होता है 10152 प्लस 1 डिवाइड बाय 1.11, 1 2 3 4 5 6 इंटू 30,000 ये होता है 16040 प्लस 10152 ये होता है 26,192 डॉलर है ये। तो अगर मैं लोन का अकाउंट बनाऊं डॉलर में तो वो आ जाएगा 26,192 डॉलर ये आ जाएगा। इस पे 11% आपका इंटरेस्ट लगेगा 288 का, और 2400 का आपका कैश फ्लो है। तो 26,192 प्लस 2881 माइनस 2400 आपके पास लोन का क्लोजिंग बैलेंस होगा 26,673 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब इसी को रुपी में बना लो, तो 26,192 डेट ऑफ लोन पे कन्वर्ट होगा इंटू 74, जो कि आता है 19,38,208, और 2400 आपका कन्वर्ट होगा 31 मार्च के रेट पे, तो जो कि आता है 187,200, और 2881 होगा एवरेज रेट पे जो कि है 72, जो कि आता है 207432, और 26,673 होगा क्लोजिंग रेट पे जो कि है 78, जो कि है 2080,494। तो 1938208 प्लस 207432 माइनस 187,200 माइनस 2080,494 ये होता है 122,054। लॉस कितने का आ गया, 122,054 का आपका एक्सचेंज लॉस निकल करके आ गया। तो ये आपके वो आ रहे हैं, और एक्सचेंज लॉस कितने का आएगा, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ इनका 0.51 आ रहा है, हमारा 0.54 आ रहा है, 3 रुपए को छोड़ देना भगवान के लिए। ऑन 1 अप्रैल 2023 शिवांक लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अमे लिमिटेड टू बिल्ड एन एसेट, कितने की, 1,20,00,000 रुपए की। बोनस कितना है, 35 लाख का। इफ द एसेट इज कंप्लीटेड विद इन 30 मंथ एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, शिवांक लिमिटेड करेक्टली अकाउंटेड फॉर द प्रॉमिस बंडल गुड्स एंड सर्विसेज एज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन अकॉर्डेंस विद 115, और कॉस्ट निकाली थी 71 की। उसने कॉन्क्लूड करा इट इज हाईली प्रोबेबल दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन द अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू रिकॉग्नाइज विल अकर। तो यानी कि उसने ये 35 लाख को कंसिडर नहीं करा होगा। कंप्लीशन ऑफ एसेट वाज हाईली सस्पेक्टेबल टू फैक्टर आउटसाइड द कंपनी इन्फ्लुएंस। 31 मार्च 2024 में शिवांक लिमिटेड ने सेटिस्फाई कर दी 60% पीओ ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टू डेट एंड कंक्लूड दैट वेरिएबल कंसिडरेशन अभी भी कंस्ट्रेंट ही है। 30 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया गया और कॉस्ट और रेवेन्यू बढ़ा दिया गया। टाइम अलाउेबल फॉर अचीविंग द बोनस वो भी बढ़ा दिया गया, और हाईली प्रोबेबल है कि बोनस अब हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप बोनस को अचीव इंक्लूड करके चलोगे, आपको रेवेन्यू के बारे में चर्चाएं यहाँ पर करनी है, जगह कम पड़ जाएगी तो एक पेज इंसर्ट कर लेते। तो आप कहोगे कि 31 मार्च 2024 को कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, उसने कुछ बताया है, 60% काम कंप्लीट हो चुका था। तो आप रेवेन्यू कितना बुक करोगे, आप कहोगे 120 लाख का 60%,
72 लाख का रेवेन्यू और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कॉस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज 71 लाख की, तो 71 का 60%, तो 71 का 60% होता है 42.6 माइनस 72, इतने का 29.4 का आप क्या दिखाओगे गेन। 31 मार्च 2025 को दो चीजें हुई हैं, एक तो कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट कितने से बढ़ी है, 7.6 से कॉस्ट बढ़ गई है, तो आपने कॉस्ट इनकर कर रखी है 42.6 की, और पहले आपकी कॉस्ट थी 71 की, ये बढ़ के हो गई है 7.6। तो बताओ अब आपने कितना परसेंटेज काम कंप्लीट कर रखा है, 71 प्लस 7.6 ये होता है 78.6, तो 42.6 डिवाइडेड बाय 78.6, तो 42.6 डिवाइड बाय 78.6 परसेंटेज होता है 54.20 का आपने काम कंप्लीट कर रखा है। अब रेवेन्यू कितना कितना बुक होगा, 120 लाख प्लस कितने से बढ़ गया था रेवेन्यू, 15.5 से बढ़ गया था, और अब इसके अंदर बोनस भी शामिल हो जाएगा जो कि था 35 लाख रुपीस का, बोनस भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा इंटू 54.20%, तो 120 प्लस 15.5 प्लस 35 इंटू 54.2%, ये होता है 92.411। पहले आप बुक कर चुके हो 72 का रेवेन्यू, तो आप एडिशनल रेवेन्यू कितने का बुक करके चलोगे, 20.411, ये आप बुक करके चलोगे एडिशनल रेवेन्यू। बस बीके लिमिटेड वॉलंटरी ऑप्ट फॉर इंडेस इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट, ठीक है, आगे क्या है, फिर उसके बाद आपको कुछ केसेस दे रखे हैं, पीपी जो है कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पज से 15 लाख की ले रखी है, तो डीम कॉस्ट में वैल्यू 15 लाख की आ जाएगी, एक्सचेंज लॉस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उससे 70% शेयर खरीदे हैं प्राइवेट लिमिटेड के फॉर फ्यूर अगो एक्वायर कंट्रोल, उसने गुडविल रिकॉग्नाइज करी 1.25 की, और इन एक्सेस ऑफ द कंसिडरेशन फेयर वैल्यू एक्सरसाइज वाज नॉट डन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अडॉप्ट कर सकते हो, फेयर वैल्यू का आपको आपके पास ऑप्शन है। कंपनी हैड गिवन लोन ऑफ 10 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम, एंटिटी को 6 साल पहले ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करी थी इस लोन के लिए अलग से, लोन को रीपेबल करना था 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, फेयर वैल्यू ऑफ द लोन 5 लाख है, अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट आ रहा है 4 लाख। मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई हम नहीं कर सकते, लोन को अप्लाई नहीं कर सकते ईआईआर पे, तो जो फेयर वैल्यू आ रही है उसी पे आप वैल्यू करके चलोगे, अगर आप 109 नहीं लगा पा रहे तो। फिर ये सब थियोरेटिकल पार्ट है, ये आप कर दोगे, इसकी डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नैन्सी ओन करता है वेरियस मशीनरी इंक्लूडिंग मशीनरी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एयर कंडीशनर, परफॉर्मेंस ऑफ दिस मशीन डिटोरिएट्स। अच्छा, ये इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो रेट गिवन है, कौन सा रेट गिवन है, 10% का रेट गिवन है, फैक्टर भी आपको गिवन है, इस इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 10% पे, कितने परसेंट पे निकालनी है, 10% पे, निकाल दूं क्या, हाँ सर निकाल ही दो, 24 लाख, चलो दो, क्या क्या फैक्टर गिवन है, 0.909, 0.826, 751, 683 और 621, 0.621, तो निकालो 24,70,000 इंटू 0.909, ये होता है 22,45,230, 18,60,000 इंटू 0.826, ये होता है 15,36,360, 16,30,000 इंटू 0.751, ये होता है 12,24,130 प्लस 10,10,000 इंटू 0.683, ये होता है 689,830 प्लस 8.5 लाख इंटू 0.621, ये होता है 527,850। इससे क्या आ जाएगा, वैल्यू इन यूज, तो 22,45,230 प्लस 15,36,360 प्लस 12,24,130 प्लस 689,830 प्लस 527,850, ये होता है 62,23,400, और ये आपका वैल्यू इन यूज आ गया। कहता है उसको बेचा जा सकता है 60 लाख का, और इतने की कॉस्ट आएगी, तो 60 लाख माइनस 11,50,000,
48,50,000 का आपका NSP आ गया। इन दोनों का हायर होता है रिकवरेबल अमाउंट, जो कि आ गया 62,23,400, और आपकी कैरिंग वैल्यू है 68 लाख रुपीज की, आपकी 8,20,000 की आपकी है कैरिंग वैल्यू। तो 62,23,400 माइनस 68,20,000, तो 5,96,600 का क्या आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस, जो कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर। लेकिन वो कहता है कि रीवैल्यू करा था और रीवैल्यूएशन गेन आ रहा है 380 का, तो यानी कि 380 कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन से, और बैलेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या एरर है या नहीं है, तो कहता है क्लासिफिकेशन एरर होता है, हाँ जी क्लासिफिकेशन एरर होता है। और दूसरे केस में वो कहता है कि हमें फाइनेंस को अदर एक्सपेंस में दिखा दिया इंस्टेड ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, तो ये भी एक एरर होता है। यहाँ पे आपका डिस्कशन खत्म होता है सजेस्टेड आंसर्स का, जो कि थे आपके सितंबर 2025 के लिए। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से सवाल थे, उसके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट थी। कंसोलिडेशन के लेके हमारे पास बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो मैंने इसलिए कंसोल पे अच्छा खासा टाइम लगाया। बाकी क्वेश्चंस में थोड़े स्पीड अप करे हैं। अगर आपको उसमें डाउट हो तो आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछ सकते हो। कंसोल के लिए अलग से डाउट बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो मैंने इसलिए उस पर टाइम लगा दिया है। तो ऑलवेज प्रिपेयर नंबर 9, फॉलो योर कॉन्सेप्ट, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, गुड लक।